हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डी ब्रोगली कंसेप्ट, जो ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करवाएगा। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट के अंदर देखिए, डी ब्रोगली जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम लुइस डी ब्रोगली था। 1924 के अंदर इन्होंने अपना एक कंसेप्ट जनरेट किया था, इसके बारे में बताया था। और अकॉर्डिंग टू हिम, चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, इट मे बी ए इलेक्ट्रॉन, इट मे बी ए बॉल, इट मे बी एन आयरन ऑब्जेक्ट, वट एवर इट इज, हर एक चीज का जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है, यानी पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब देखिए यहाँ पर, द वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज कॉल्ड ए मैटर। कोई भी वेव जो एसोसिएट होगी विद ए पार्टिकल, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव के नाम से इसे जाना जाएगा। यहाँ पर इसने जो अपना डेरिवेशन ट्राई किया, उसके अंदर देखिए मेन जो पॉइंट्स हैं। इन केस ऑफ ए फोटोन, हम एक फोटोन को कंसीडर कर रहे हैं। इफ इट इज अज्यूम टू हैव वेव करेक्टर, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फोटोन होता है वो वेव नेचर को शो करता है, वेव करेक्टर होता है, तो उसकी एनर्जी हम किस तरीके से देंगे? प्लैंक्स पढ़ा था आपने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी, उसमें क्या कहा था? एनर्जी किस तरीके से देंगे? E इज इक्वल टू एच न्यू, यही बताया गया था। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि प्लैंक्स के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, जहाँ पर E एनर्जी है, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन इक्वेशन सेकंड, इफ द फोटोन इज सपोज्ड टू हैव पार्टिकल करेक्टर, देखिए यहाँ तो हमने क्या, कौन सा करेक्टर कंसीडर किया है फोटोन के लिए? वेव करेक्टर। और यहाँ कौन सा करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं हम? पार्टिकल करेक्टर। तो इफ द फोटोन इज सपोज्ड टू हैव पार्टिकल करेक्टर, इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, तो हम एनर्जी कैसे देंगे? आइंस्टीन इक्वेशन आप सबको बहुत अच्छे से पता है, आप 10th में पढ़ के आए हैं। तो देखिए आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर पार्टिकल करेक्टर को डिसाइड करवाना है तो आइंस्टीन इक्वेशन देंगे, अगर वेव को करवा रहे हैं तो कौन सी इक्वेशन देंगे हम? E इज इक्वल टू एच न्यू। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को जब हम समराइज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी E के बराबर है एच न्यू, यहाँ पर भी E किसके बराबर है? mc स्क्वायर के। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा है एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये एच न्यू यहाँ से लिया है, mc स्क्वायर यहाँ से लिया है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें ये भी पता है यहाँ पर जो न्यू है वो किसके इक्वल होता है? c बाय लैम्डा के। पता है ये बात आप सबको, पिछली वीडियोस के अंदर हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू है c बाय लैम्डा। अगर मैं इस न्यू की वैल्यू, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ तो c बाय लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? mc स्क्वायर अपॉन h। यानी मैंने सिर्फ यहाँ पे न्यू रखा, h को इसके अपॉन में ले आई, और न्यू की वैल्यू कितनी है? c बाय लैम्डा है, तो वो यहाँ पर मैंने पुट कर दी। एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो स्क्वायर था, इसका मतलब 2 बार c लिखा हुआ है, तो एक c से एक c कैंसिल हो गया। और क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी जो इक्वेशन है वो लैम्डा की फॉर्म में आए, यानी वेवलेंथ की फॉर्म के अंदर आए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर मैं इसे ऊपर लेके जाती हूँ तो ये m नीचे आ जाएगा mc, और h कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक तरीके से, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? h अपॉन mc के। कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? h अपॉन mc। ये आ गई आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। कौन सी? डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली इक्वेशन। अब देखिए ये तो हमने कंसीडर किया हुआ था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जब हम वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं। इफ द मास ऑफ ए फोटोन इज रिप्लेस बाय मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल, अगर फोटोन को रिप्लेस करके हम कोई मटेरियल पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं तो उस टाइम पे जो ये मास है ये चेंज हो जाएगा। जो भी हम मटेरियल पार्टिकल कंसीडर करेंगे उसका मास हमें अज्यूम करना पड़ेगा, एंड वेलोसिटी c इज रिप्लेस बाय द वेलोसिटी v। और यहाँ पर जो c है वो वेलोसिटी होती है, और जो लाइट वेलोसिटी होती है वो कितनी रहेगी? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स होती है। तो ये कह रहा है इस लाइट वेलोसिटी को भी चेंज करके हम क्या कर दें? मटेरियल वेलोसिटी, जो मटेरियल पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, तो c की जगह हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ चेंजमेंट नहीं है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? देन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v। जो m है वो मटेरियल पार्टिकल का मास है और v मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी है। लेकिन mv किसके इक्वल होता है? p के इक्वल होता है, और p क्या होता है? मोमेंटम होता है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो mv इज इक्वल टू क्या होता है? p, और ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, क्योंकि ये किसके इक्वल है? p के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं ये पुट कर दूं, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात ये आती है कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। ओके, जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ कम हुई तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो ये आपकी डी ब्रोगली जो कंसेप्ट था वो है। इसी में आगे देखिए फर्दर, अब देखिए इसमें फर्दर जो सिग्निफिकेंस है डी ब्रोगली इक्वेशन का वो क्या है कि इसने ये कहा था, जब स्टार्टिंग के अंदर डी ब्रोगली ने अपने डेफिनेशन दी थी उस टाइम पे इसने कहा था कि हर एक टाइप के पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या फिर मैक्रोस्कोपिक हो, हर तरीके के पार्टिकल के लिए ये इजीली एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये चीज़ फाइंड आउट की गई तो ये पाया गया, although de Broglie equation is applicable to all material objects but it has significance only in case of microscopic particles। इसने ये कह तो दिया कि ये एप्लीकेबल है हर तरीके के मटेरियल पार्टिकल के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन इसका जब सिग्निफिकेंस देखा गया तो वो सिर्फ कौन से पार्टिकल्स के अंदर ऑब्जर्व हुआ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर ही देखने को मिला। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर इसका कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आया। ऐसा किस वजह से हुआ, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, मान लो एक बॉल कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास है 0.1 kg, ओके, और इसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कितनी है, 60 मीटर सेकेंड इनवर्स। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा किसके इक्वल होता है, हमने अभी निकाला था h/mv के, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे फोटोन के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं तो हम क्या लेंगे यहाँ पे v वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल होती है, ये हमें पता है कितनी रहती है, 6.6 × 10⁻⁻34, और जो मास है वो यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 60 दे रखी है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो नियरली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्ट, नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻⁻34 मीटर। अब आप कंसीडर कीजिए किसी चीज को 10⁻⁻34 मीटर के ऊपर जाके ऑब्जर्व करना, क्या ये एक बहुत ही इजी टास्क है हमारे लिए, हम इसे इतने इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इट इज अपीयरेंट दैट दिस वेवलेंथ इज टू स्मॉल फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस, कि हम इसे नॉर्मल अपनी डेली लाइफ के अंदर तो इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके बाद इसने ऑन द अदर हैंड सेकेंड एग्जाम्पल लिया, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लैम्डा है उसकी वैल्यू निकाली गई, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना रहता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg रहता है, और वेलोसिटी जो है वो सेम रखी कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू h की, m की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v जो है वो तो सेम है, इसके अंदर भी सेम था, ये यहाँ पे लिया है हमने। तो इसे जब सोल्व किया गया तो ये नियरली इक्वल टू आया 10⁻⁻5 मीटर। कितना आ गया, 10⁻⁻5 मीटर। आप देख सकते हैं एक तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेवलेंथ 10⁻34 है, और एक ही 10⁻5 है, कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो इसे ऑब्जर्व करना, मेजर करना एक्सपेरिमेंटली इजी था एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो इसे हम फिर भी इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसे मेजर करना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क था। इसका मतलब ये है जो डेली लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर इसका कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहेगा। ओके, तो इसके अलावा इसमें देखिए इसने जो ड्यूल नेचर है उसे बताने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। डेविएशन एक्सपेरिमेंट है, इसके अलावा जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, देखिए वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, अगर आप चाहें तो आपकी बुक के अंदर आप एक बार देख लें उसे। तो जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न था, जो डाइफ्रैक्शन रिंग्स थी वो मिल रही थी, तो उन्होंने क्या कंफर्म करवा दिया था कि ये वेव नेचर का होता है। जो वेव नेचर है उसके लिए डाइफ्रैक्शन रिंग्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो डाइफ्रैक्शन रिंग्स हैं वो ऑब्जर्व होती हैं, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है वहाँ पे कि वेवी नेचर को शो कर रहा था। और सेकेंडली जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इनसे ये कंफर्म हो चुका था कि ये पार्टिकल नेचर के हैं। तो दोनों ही जो नेचर हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल, दोनों शो हो रहे थे। उसके लिए इसने एक्सपेरिमेंट्स मेंशन किए हैं अपने ऑब्जर्वेशंस में कि ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर एक दो छोटी सी टर्म और हैं, वो और देखिए आप। अब देखिए बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सेलरेट इट।
जो कैलकुलेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ की ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सेलरेटेड, जो पोटेंशियल अप्लाइड किया गया है इसे एक्सेलरेट करने के लिए। तो मान लो हमने यहाँ पर v पोटेंशियल जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना अप्लाई कर दिया, v इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन बीम, एक इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर इतना जो v पोटेंशियल है वो अप्लाई किया है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बाय द इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी है वो किसमें रिप्रेजेंट की जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो हमें ये बात पता है एज काइनेटिक एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। जो हाफ mv स्क्वायर है, क्योंकि हमने क्या कहा इसे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट जो एनर्जी एक्वायर्ड होगी वो कितनी रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रहेगी। तो हाफ mv स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। v जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले v की, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m, इस तरीके से रहेगा। जो ये v स्क्वायर है ना, इसके इधर लेके जाएंगे तो 2 तो ऊपर चला गया और m क्या m का आ गया नीचे आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पर v स्क्वायर की फॉर्म है तब तो ऐसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। हमें पता है जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसके अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h अपॉन mv था। v की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, तो ये वैल्यू आप v की जगह पे पुट कर देंगे। h अपॉन m एज इट इज लिखा हुआ है, v की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे v अपॉन में है, तो ये क्या होगी, इसके उल्टी लिखी जाएगी, m ऊपर चला जाएगा और 2ev नीचे आ जाएगा। अब यहाँ भी m प्रेजेंट है, यहाँ भी m प्रेजेंट है, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है और ये क्या है, बाहर है। तो क्या होगा, एक m से एक जो m है कैंसिल हो जाएगा और ये जो m है वो अंदर चला जाएगा, h अपॉन 2evn, और इसके ऊपर क्या रहेगा, अंडर रूट। भाई अगर बाहर m है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, यानी दोनों अगर अंडर रूट के अंदर ऐसे दो बार लिखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे अंदर ले लूं अंडर रूट के तो दो बार लिखूंगी, एक बार का तो इसे कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा नीचे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपने ये निकाल दिया, लैम्डा किसके इक्वल आ गया, h अपॉन अंडर रूट 2ev m के इक्वल आ गया। h की वैल्यू, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। वैल्यू m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू भी यूनिवर्सल है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो चार्ज है वो कितना है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाता है, v बच जाता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है। तो ये यहाँ पर पुट करके जब आप सोल्व करेंगे तो वो वैल्यूज सोल्व करने के बाद आ जाएंगी 1.226 इंटू 10⁻9 अपॉन अंडर रूट v। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता दी जाती है यहाँ पर, तो आप इजीली यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इन बिटवीन v एंड लैम्डा वो फाइंड आउट कर लिया है, और इसी वजह से जो आपने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कैलकुलेशंस के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसके पीछे यही रीजन रहता है, ओके। लास्ट जो है इसमें वो डेरिवेशन ऑफ बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, ये ड्राइव किया गया है डी ब्रोगली इक्वेशन से। देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं। जो बोर मॉडल है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, जो बोर साइंटिस्ट था उसने क्या बताया, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसने कहा था बोर ने कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग के अंदर एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ये जो सर्कल बना रखा है इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। जबकि डी ब्रोगली कंसेप्ट के आने के बाद, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली ए पार्टिकल बट हैज ए वेव करेक्टर। उसने क्या कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता, उसके पास वेव करेक्टर भी होता है, यानी वो ऑसिलेट भी करेगा वो। तो इस तरीके से जो वेव है वो तो इस तरीके से ही मूव करेगी, जबकि जो सर्कुलर पाथ है वो हम इस तरीके से दिखा रहे थे। तो ये इन फेज है, जो पाथ है वेव नेचर का वो इन फेज है। अगर आउट फेज होता है तो हम इस तरीके से अंदर की साइड एक कट लग जाता है इसके अंदर, तो वो आपके फिजिक्स के अंदर आएगा, तब देखें। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट जनरेट हुए। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही शो नहीं करता लेकिन वेव करेक्टर को भी शो करता है, जबकि बोर ने क्या कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर ये रिवॉल्व करेगा। दो तरीके के कंसेप्ट यहाँ पे जनरेट हुए। तो इनके अकॉर्डिंग जो सरकमफ्रेंस था
इसके लिए 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल हो गया, जो कि लैम्डा क्या है यहाँ पर, जो कि वेवलेंथ है। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है एक तो आ चुकी है यहाँ, है ना। तो ये तो आपका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस वर्सेस वेवलेंथ वो प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन एम वी के, और लैम्डा की वैल्यू आपने यहाँ पे एच अपॉन एम वी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट निकाल रखी है। तो इस लैम्डा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। भाई लैम्डा की जगह एच अपॉन एम वी लिखा है, एन तो एज इट इज था ही, यहाँ पे क्या लिख दिया, एच अपॉन एम वी ले लिया मैंने। अगर मैं सारी कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लूं तो एम वी इधर लेके आ जाऊं, एम वी इधर आएगा और 2 पाई में इसके नीचे लेके जा रही हूँ, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन जो है ये भी जो टर्म होती है कॉन्स्टेंट, कुछ ना कुछ हमें बताई जाएगी। एच जो है वो कॉन्स्टेंट है ही, पाई भी, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है। तो ये सारी जो वैल्यूज है फिक्स है, और इसे ही क्या कहा जाता है, विच इज बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे ही बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट जो हैं उनको मिला के ये बनाया गया है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे डेरिवेशंस जो हैं आपने वो पढ़े हैं, और ये नए हैं सारे के सारे, पहले आपने नहीं पढ़े थे, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे शायद आप। तो आप इन्हें बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें, एक बार से समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ें, उस पर ऐसे छोड़े नहीं, तो आपको ये ऑब्वियसली ये क्लियर हो जाएगा, इतना टफ कोई नहीं रहेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं जो आप मुझे इसमें सॉल्व करके लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। और सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये आपके डी ब्रोगली जो कंसेप्ट है इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इन्हें सॉल्व करें और जो आंसर है वो मुझे बताएं।